हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपना लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ एंड सेकंड लॉ, स्नेल लॉ को अच्छे से समझेंगे एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी हम अच्छे से देखेंगे। अगर आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाता है तो हम न्यूमेरिकल भी ले लेंगे साथ साथ में, वरना इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल अच्छे न्यूमेरिकल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं वो लेके आऊंगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके न्यूमेरिकल के बिना आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं सकते। ये बात याद रखिए, क्योंकि इसकी थ्योरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि बच्चों को विदाउट न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस किए इसकी थ्योरी भी समझ में नहीं आती है। तो आज हम पहले इसकी थ्योरी को कवर करेंगे और अगर आज टॉपिक पूरा होता है तो हम इसके न्यूमेरिकल को भी कवर करेंगे। तो पहले लास्ट वीडियो का रिकैप कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट होती है आपकी, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। उसमें क्या देखा था हमने, लाइट कब आपकी टुवर्ड द नॉर्मल जाएगी, कब अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। एंड सेकेंड, नो रिफ्रैक्शन की कंडीशन भी देखी थी एंड रिफ्रैक्शन क्यों होता है ये भी देखा था। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सर। तो याद करो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ क्या था। पहला लॉ था कि इंसिडेंस एंगल, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल लाई ऑन सेम प्लेन, यही था। तो सेम वही वाला आपका पहला लॉ तो यही हो जाएगा कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे, refracted ray and normal lie on same plane। किसमें lie on same plane। तो जैसा आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, सेम एज इट इज इसका भी फर्स्ट लॉ है कि इंसिडेंट रे वहां रिफ्लेक्टेड रे था, यहां रिफ्रैक्टेड रे है एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। चलो सेकेंड लॉ, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ ही सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका नाम आता है स्नेल्स लॉ। क्या नाम आता है, स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ की बात करें बेटा, स्नेल्स लॉ क्या कहता है। देखो स्नेल्स नाम का मतलब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन टेस्ट किए, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन टेस्ट किए। मतलब एयर लिया, वाटर लिया, एयर लिया, ग्लास लिया, मतलब दो कोई भी मीडियम को फिक्स करके, जैसे एयर वाटर लिया तो अपनी ऑब्जर्वेशन केवल एयर वाटर में करी, मल्टीपल टाइम करी और मल्टीपल एंगल्स पे लाइट को क्या करा, इंसिडेंट कराया। लाइट रिफ्रैक्ट हुई तो उसका एंगल नोट किया, फिर उनका रेशियो निकाला। तो उनका रेशियो निकालने पे उन्हें क्या मिला कि जो वैल्यू आ रही है वो कांस्टेंट आ रही है। क्या आ रही है, जो वैल्यू आ रही है वो कांस्टेंट आ रही है। तो उन्होंने वहां से क्या बोला, याद रखना जो एंगल लिया वो साइन ऑफ एंगल लिया, जो एंगल लिया वो साइन ऑफ एंगल लिया। अब सर ये साइन ऑफ एंगल क्या होता है, तो आज मैं आपको नॉर्मल साइन के बारे में बता दूंगा। साइन कॉस एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बाकी आप जब मैथ पढ़ेंगे, मैथ में आपके चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्री, तो वहां पे आप और अच्छे से क्लियर कर लेंगे साइन और कॉस क्या होते हैं। क्लियर हुई बात। तो पहला इसका लॉ लिखते हैं, क्या होता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल, साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल lie on same plane, lie on same plane। अच्छा यहां भी छोटा सा डायग्राम बना देता हूं जिससे आपको क्लियर हो। वापस से अगर आपके मन में थोड़ा सा भी अब भूल गए हो पिछला टॉपिक, तो यहां से आपको क्लियर हो जाए कि यह हमारी लाइट आती थी बेटा, ये इंसिडेंट रे, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके गई, तो ये एंगल बनता था हमारा आई विथ नॉर्मल, ये एंगल बनता था आई आर विथ नॉर्मल। आई और आर हमेशा याद रखना नॉर्मल के साथ ही लेना है, आपको नॉर्मल के साथ ही लेना है। तो यहां पे क्या बोला उन्होंने, यहां बोला अगर ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है
ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 2 है। तो क्या बोला उन्होंने, बोला कि साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस एंगल। तो साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस एंगल क्या था अपना अरे यार क्या लिख दिया मैंने, ये साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड, साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड, साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड, साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस इंसिडेंस एंगल and sine of refracted angle is always constant, is always constant. I'm really sorry, रिफ्लेक्टेड का पार्ट बताते बताते माइंड में रिफ्लेक्टेड आ गया, लेकिन आप ये याद रखिए, रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो रेशियो क्या लेना है बेटा, रेशियो लेना साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल। तो साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल को हम बोलते हैं साइन आई। साइन जो सिंबल है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस इज अ स्नेल लॉ, दिस इज अ स्नेल लॉ, ये स्नेल लॉ होता है। क्लियर हुई बात। अच्छा, ये स्नेल लॉ हो गया आपका। तो साइन क्या है सर, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसकी एंगल के साथ अलग अलग वैल्यूज होती है, ठीक है। अब इनकी क्या वैल्यूज है ये भी मैं आपको अभी नीचे एक चार्ट में दिखा दे रहा हूं, इनकी वैल्यू आपको याद रखनी है। अभी के लिए आपको इस तरीके बस चलना है कि साइन और साइन आपका क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। जैसे ही आप मैथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लेंगे आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये हमने साइन क्यों लिया है, साइन होता क्या है। साइन एक साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए गए थे जो आपका एंगल्स को मेजर करना या हाइट डिस्टेंस, जितनी भी आपकी बिल्डिंग बनती है, ब्रिजेस बनते हैं, रोड बनते हैं, इनके यूज के लिए हमें बहुत पुराने टाइम से एक हमें ऐसा टूल चाहिए था जिसकी वजह से हम क्या करें, इजी एंगल को कैलकुलेट कर सके और सॉल्व कर सके और हम इजी इसे एप्लीकेशन में भी ला सके। तो वहां पे 6 हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिले, साइन कॉस टेन कॉट सेक। उनमें से एक है साइन, उनमें से एक क्या है, साइन, साइन आई और साइन आर। तो साइन मतलब एंगल ऑफ आई का साइन एंगल लेना है और एंगल ऑफ आर का साइन एंगल लेना है आर। तो यहां पे अगर दोनों को बोले ये कांस्टेंट है तो अब कांस्टेंट की बात करो तो देखो कांस्टेंट है। अभी कांस्टेंट क्यों है, पहली चीज ये कि ये कांस्टेंट क्यों है, पहले ये लिख लो फिर मैं बताता हूं ये कांस्टेंट क्यों है। देखो देखो इसके कांस्टेंट होने के पीछे भी ऑब्जर्वेशन है कि ये क्यों कांस्टेंट रखा गया है। अब इसके आगे क्या होता है, बहुत जगह बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट एन पढ़ लेते हैं, एन नहीं अभी देखना है, ठीक है। पहले हम इसको देखेंगे ढंग से कि इसे कैसे कांस्टेंट बोला गया और क्यों कांस्टेंट बोला गया, उस पर फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये एन के बराबर होता क्यों है, ठीक है। तो चलो ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन किसकी है, स्नेल की ऑब्जर्वेशन। स्नेल ने क्या किया बेटा कि कुछ इस तरीके से मैंने 3 ऑब्जर्वेशन ली। कितनी ऑब्जर्वेशन ली, 3, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। लेकिन ऑब्जर्वेशन की कंडीशन क्या है कि मीडियम दोनों में सेम है, सॉरी तीनों में मीडियम क्या है, सेम। पहले मैं ये एंगल लिया, दूसरे में मैंने थोड़ा सा एंगल ज्यादा किया और तीसरे में मैंने एंगल और ज्यादा किया, ठीक है। तीसरे में मैंने एंगल और ज्यादा किया, ठीक है। 3 एंगल लिया डिफरेंट डिफरेंट पे। इसकी मान लेते हैं वैल्यू 35 है, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 40 है, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 45 है। क्लियर। अच्छा, तो रिफ्लेक्शन ये रहा हमारा एयर, मीडियम भी बता देता हूं, एयर वाटर, यहां भी है एयर एंड वाटर और यहां भी है एयर एंड वाटर। क्लियर हुई बात। अच्छा, फिर यहां पे देखो एयर से वाटर में जाएगी तो क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। एयर से वाटर में जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, एयर से वाटर में जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा, अब यहां पे देखो ध्यान से, टुवर्ड्स द नॉर्मल और ये भी बनेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ा सा ज्यादा। देखो
अब इसकी बात करूं मैं तो ये 30 डिग्री था, ये 35 डिग्री था, और ये आपका 40 डिग्री। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है उनकी, सपोज करा है हमने एंगल ये आया है। अच्छा देखो, एयर और वाटर लिया मैंने, दो मीडियम लिए, ठीक है, दो मीडियम। आपको पता है लाइट हमेशा ट्रेवल करती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो ये क्या करती है, रिफ्रैक्ट होती है या बेंड होती है, जिसे इसी बेंडिंग फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो लाइट क्या हो रही है, एयर से वाटर, एयर से वाटर, एयर से वाटर। इस ऑब्जर्वेशन की यही एक पहली कंडीशन है कि आपको मीडियम को क्या करना है, फिक्स कर देना है। मीडियम फिक्स करते हुए उन्होंने क्या किया, तीन अलग अलग एंगल से लाइट को इंसिडेंट करा, तीन अलग अलग एंगल से लाइट को क्या करा है, इंसिडेंस करा है। अब तीन अलग अलग एंगल से लाइट को इंसिडेंट करा है तो तीन अलग अलग रिफ्लेक्शन एंगल भी मिले। आई बात समझ में? अच्छा सर, तो हमें क्या मिला, यहाँ पे I1 मिला 35 डिग्री, यहाँ पे R1 मिला 30 डिग्री, यहाँ पे I2 मिला बेटा 40 डिग्री, यहाँ पे R2 मिला 35 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे I3 मिला 45 डिग्री, यहाँ पे R3 मिला 40 डिग्री। अच्छा, अब ये तीन एंगल हमें मिले, क्लियर, तीनों एंगल हमें मिले। जैसे लाइट गई, पहली बार मैंने 35 पे देखा, मैंने नोट किया एंगल R1 30 डिग्री, फिर मैंने लाइट को चेंज किया, 40 लिखा, कितना मिला 35 डिग्री, फिर मैंने लाइट को चेंज किया 45 डिग्री, अब कितना मिला 40 डिग्री। तीनों के एंगल को मैंने नोट कर लिया, तीनों के एंगल को क्या कर लिया, नोट कर लिया। अब यहां पे नोट करने के बाद जो स्नेल साहब कर रहे थे वो हम करते हैं। हमने क्या किया, हमने जब देखा कि हम इनका रेशियो निकाले तो साइन I1 अपॉन में साइन R1। अच्छा, ये वैल्यू मान लेते हैं किसी के बराबर आ रही है, जैसे मान लेते हैं ये वैल्यू आ रही है x1, कितनी आ रही है, x1, ठीक है। तो ये x1 जो वैल्यू आई, साइन कितना है I1 35, ठीक है, ये क्या है 35, और R1 साइन 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो इसकी जो वैल्यू आई x1 की, जो भी इनकी रेशियो की वैल्यू रख के आई, वो मान लेते हैं हम, मान लो आप n1 नहीं मान के, हम मान लेते हैं y, कितनी आई y, ठीक है। अब यहां पे चले, x2 बराबर साइन I2 अपॉन में साइन R2, x2 बराबर साइन 40 अपॉन में साइन 35, और यहां ऑब्जर्वेशन करी तो यहां आई वैल्यू मान लो z, यहां कितनी आई वैल्यू z। अब यहां पे देखिए x3 में, x3 में साइन I3 अपॉन में साइन R3, ठीक है। x3 बराबर निकल आएगा साइन I3 की वैल्यू कितनी है 45, और R3 की वैल्यू कितनी है साइन 40, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आई, अच्छा एक्स वाई जेड हो गया। तो अब मान लेते हैं यहाँ पे x3 बराबर आ गया, कोई रेंडम हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड। अब मान लो कुछ भी नंबर मान सकते हो आप, मान लेते हैं हम इसे a के बराबर, इसके बराबर a के बराबर। ये तीन ऑब्जर्वेशन हमने देखी, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ हमने तीनों ऑब्जर्वेशन चेक करी। ये बेटा ऑब्जर्वेशन है और ये प्रूफ है कि जैसे I1 और R1 का रेशियो निकालोगे यहाँ, और जो यहाँ पे रेशियो निकल के आया है, यहाँ पे रेशियो क्या निकल के आया y, यहाँ पे रेशियो z, यहाँ पे रेशियो a। अभी मैंने वैल्यू नहीं रखी, अभी मैंने वैल्यू नहीं रखी, ऑब्जर्वेशन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसलिए यहाँ पे जैसे हमने एंगल रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, तीनों जगह हमने एंगल रख रख के चेक करा, तो हमें तीन वैल्यू अलग अलग डिफरेंट वैल्यू मिलना स्टार्ट हुई। अब तीन अलग अलग वैल्यू तो मिली, लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है, अब यहां से थोड़ा सा रफ कर रहा हूं मैं, तो आप लिख लो पहले, ठीक है, लिख लिया। चल अब मैं यहां पे देखो, अब हमारा क्या हो गया कि जब हमने ऑब्जर्वेशन करा, ऐसे स्नेल ने बहुत ऑब्जर्वेशन किए बेटा, हर एक मीडियम को लिया और दो मीडियम को कांस्टेंट रखते हुए उन्होंने पहले क्या किया, कई एंगल पे, मैक्सिमम एंगल्स पे उन्होंने क्या किया, लाइट को रिफ्रैक्ट कराया और आई और आर की वैल्यू चेक करी, और वापस इसमें रख के वैल्यू चेक करी, आई और आर में रख के वैल्यू चेक करी। तो उन्होंने पाया कि जो x1 आ रहा है वही x2 आ रहा है और वही x3 आ रहा है। दिस इज द रिजल्ट। ये क्या मिला, ये आपको रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट मिला किसका, ऑब्जर्वेशन का, ये रिजल्ट था।
मतलब कि आपका y बराबर z बराबर a मिला। क्लियर? तो मतलब जब बार बार रेशियो सेम मिलना स्टार्ट हो गए तो उन्होंने क्या देखा, अच्छा अगर हम मीडियम को इफ वी कैन नॉट वी कांट चेंज if we are not changing medium during observation then 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 value of ratio x1 comma x2 and x3, ठीक है, वैल्यूज ऑफ रेशियो x1 x2 एंड x3 आर सेम। क्या मिल रहे हैं? सेम मिल रहे। अब सेम मिल रहे तो देन वी कैन से दैट साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर कांस्टेंट। क्या मिला? कांस्टेंट। ये स्नेल लॉ निकला। स्नेल का ऑब्जर्वेशन था ये कि अगर आप मीडियम को कांस्टेंट रखते हुए मीडियम चेंज नहीं कर रहे हो ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन आप मीडियम चेंज नहीं कर रहे हो, लेकिन एंगल चेंज करते जाओ, कोई सा भी एंगल चेंज करते जाओ, जब तक आपका रिफ्रैक्शन फिनोमिना मिल रहा है उसमें जो आई और आर का रेशियो आएगा जो साइन एंगल के साथ, वो चेंज नहीं होगा। आप कितना भी ट्राई कर लो, जब भी आप बार बार ऑब्जर्वेशन रखोगे तो ये चेंज नहीं होगा। इसका एक मैं सिमुलेशन भी आपके लिए लेके आऊंगा। ये आपकी सिमुलेशन वीडियो भी 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी, जहां पे मैं आपको ऑब्जर्वेशन और अच्छे से समझा पाऊंगा। क्लियर हुई बात? तो ये अभी हमारी थ्योरी के लिए था। समझ में आई कि साइन आई और साइन आर को कांस्टेंट क्यों लिया जाता है? वो इसीलिए कि साइन आई और साइन आर का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि अगर आप मीडियम को चेंज नहीं करते हो और कंटिन्यूअस एंगल की वैल्यू चेंज करते रहो, आई आर की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे जो रेशियो निकल के आएगा वो हमेशा क्या मिलेगा? सेम। वो हमेशा क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। जैसे आप मैथ ले लो, मैथ आप लोग करते रहते हो। अब मान लो 2-3 ट्रायंगल बने हुए, अब बार बार उनके एंगल का रेशियो निकाले जा रहे हो, किसी मान लो उनके साइड का रेशियो निकालो। सिमिलर ट्रायंगल की प्रूफ करते हैं जब हम, सिमिलर ट्रायंगल अगर आपने पढ़ लिया होगा तो याद होगा आपको कि सिमिलर ट्रायंगल में जब प्रूफ करते हैं तो हम क्या करते हैं, साइड का रेशियो बराबर रखते हैं और वहीं से हम क्या बोल देते हैं, ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे बोल दिया? जब साइड का रेशियो सेम है तो क्या होगा, वो ट्रायंगल सिमिलर होगा। ये डिपेंड नहीं करता कि साइज बड़ा है या छोटा। क्लियर? तो यहाँ पे भी क्या हुआ, रेशियो बार बार मिलना सेम हो गए, मतलब कंटिन्यू। साइन 30 साइन 45 रखा, मतलब जो आपने आई की वैल्यू चेंज किया वही आर। अब ये सेम क्यों होते हैं? देखो याद रखना, अगर आई आर आपने एक वैल्यू ली, सपोज करो 45 ली और दूसरी वैल्यू ली साइन 40, अब इनका जो एक रेशियो निकल के आएगा ना बेटा, मान लेते हैं निकल के आ रहा है 2, सपोज कर लो, मान लेते हैं 2 निकल के आ रहा है। तो अब जब भी वैल्यू इंक्रीज करोगे तो क्या आई की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो आर की नहीं बढ़ेगी? आई और आर एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। आई और आर एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड। जब आई की वैल्यू बढ़ाओगे तो आर की भी वैल्यू बढ़ेगी, एक टाइम तक, सर्टेन टाइम तक आर की भी वैल्यू बढ़ेगी, एक सर्टेन टाइम तक आर की भी वैल्यू बढ़ेगी। अब आर की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू बढ़ी तो आर की भी वैल्यू बढ़ी। जब आई की वैल्यू बढ़ रही है तो आर की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो रेशियो कैसे अलग हो सकता है? यही बात बताई थी स्नेल्स लॉ ने। चले आगे, चलो आगे। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे साइन आई बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर एन क्यों रखते हैं, उसका आंसर अब देखो इसका एक अलग टॉपिक, पहले एक अलग टॉपिक के नाम से इसे पढ़ते हैं, फिर मैं दोनों को रिलेट करके बताऊंगा। तो पहले हेडिंग डालो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थोड़ा सा पेशेंस रखना बेटा,
ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जरूर है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे बने रहेंगे साथ में आपको समझ में आने लगेगा, एक एक चीजों को लिंक करते हुए चलिए, ठीक है। और जैसे ही आप इसकी न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे साथ साथ में मेरे, तो न्यूमेरिकल के बाद आपको ये टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum and speed of light in medium, speed of light in vacuum and speed of light in medium, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब अगर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लिख दूं मैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर ये मैं करता हूं तो इनका रेशियो क्या कहलाएगा? हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता है बेटा एन। क्या होता है? एन। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का सिंबल है सी, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का सिंबल ले रहे हैं वी एम। जहां पे मैं दिखा भी देता हूं बगल में, इसी को हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और वीएम को शो करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये कहते हैं हम। क्लियर? अब यहां पे क्या हुआ? एन बराबर सी बाय वी एम, एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से, जिसे क्या बोला गया? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, तो सर इसका स्नेल से क्या कनेक्शन बना? तो देखो ध्यान से, स्नेल से क्या कनेक्शन बना। पहली चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये तो बोल देता रेशियो। अब जब भी किसी भी चीज का रेशियो निकाला जाता, रेशियो मतलब क्या? कंपेयर। मतलब लाइट अगर वैक्यूम से किसी मीडियम में जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट का जो वेरिएशन आएगा वो अकॉर्डिंग टू किसके आएगा? वैक्यूम के। मतलब लाइट जहां से चलती है और जिस मीडियम में जाती है, मतलब एयर से चली वाटर में गई, तो एयर के रिस्पेक्ट में वाटर में लाइट अपनी स्पीड कितनी चेंज करेगी वो कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। तो एक तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है? कंपेयर करता है स्पीड ऑफ लाइट का मीडियम टू मीडियम। लेकिन सिंपल लैंग्वेज, इतनी बड़ी लैंग्वेज न लिख के सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड रेशियो ऑफ स्पीड इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हुई बात? चले आगे। तो ये हो, अब इसे देखते हैं स्नेल्स में क्या आया। ये स्नेल्स में कैसे आया? देखो, स्नेल्स लॉ में इसे कैसे लिया गया। जब हम ऑब्जेक्ट, यहां पे देखो ध्यान से, ये मैंने लिया बेटा एयर, ये मैंने लिया वाटर। क्लियर? अच्छा, तो यहां पे स्पीड ऑफ लाइट, मान लो लाइट आई एयर से और वाटर में गई, अच्छी बात है, गई, ठीक है। ये मैंने बोला N1 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2। हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। अभी इसकी डाटा भी मैं लिखवाऊंगा, अभी आगे चलते हैं। अभी समझो केवल N1 और N2, अभी केवल समझना है आपको। ये आई है, ये आर है। अच्छा, एयर में सर स्पीड ऑफ लाइट मान लेते वी ए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वी ए, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर वी डब्ल्यू। क्लियर? अच्छा, एक बात बताओ, इसी को मैं एक ऑब्जर्वेशन ये कर रहा हूं फर्स्ट वाला, और सेकेंड वाला ऑब्जर्वेशन ये कर रहा हूं।
ये रहा एंगल, अरे ये रहा एंगल आई, ये आ गया एंगल आई, ये आ गया एंगल आर। अच्छा, अभी भी सब कुछ सेम है, एयर, वाटर, यहां पे एयर का n1, वाटर का n2, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर va, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर vw। क्लियर। अब यहां पे अगर हम बात करें, दोनों ऑब्जर्वेशन में आप ध्यान से देखो तो क्या स्पीड ऑफ लाइट का वेरिएशन एंगल चेंज करने के साथ आएगा क्या? स्पीड ऑफ लाइट का वेरिएशन एंगल चेंज करने के साथ कभी हो सकता है क्या? बताओ। बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। रिफ्रैक्शन हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था रिफ्रैक्शन में, कि रिफ्रैक्शन आपका मिल ही रहा है ड्यू टू चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन आपका किसके कारण मिल रहा है? ड्यू टू चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो भाई स्पीड ऑफ लाइट अगर एयर से वाटर में गई है, जो भी उसने चेंज किया होगा, जो भी वैल्यू उसकी चेंज हुई होगी, तो क्या एंगल बदलने से वो वैल्यू जो चेंज हुई है, जो वैल्यू, वो क्या दोबारा चेंज हो जाएगी? भाई मीडियम तो सेम है, एंगल आप किसी भी एंगल पे रख दो, स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो कभी अलग हो ही नहीं सकता भाई। यहां 3.0, ठीक है। वैक्यूम में याद रखना, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सी, वैक्यूम का क्या है सिंबल है, चलो नहीं समझ में आ रहा, मैं वीए लिख देता हूं। वीए में स्पीड ऑफ लाइट होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये इक्वल नहीं माना जाता, ये अप्रोक्स माना जाता है बेटा। अप्रोक्स क्यों बोला जाता है? ये करीब 2.987 कुछ करके ऐसा ही आता है आपका। और वैक्यूम में कंप्लीट 3.0 इंटू 10⁸ होती है, तो एयर में अप्रोक्स 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ओवरऑल हम बार बार इसी डाटा का यूज करेंगे, एयर में भी और वैक्यूम में भी। अगर एयर में स्पीड ऑफ लाइट है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, और वाटर में स्पीड ऑफ लाइट आ रही है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो एक्चुअल में भी यही आती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये अभी के लिए लिख देता हूं मैं, और ये कैसे आएगी, क्यों आती है, ये हम आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सारी चीजें, ठीक। अभी के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए ये डाटा याद कर लो। अगर V एयर है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, और VW है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से बताओ मुझे, क्या एंगल चेंज करने पे ये डाटा चेंज हो सकता क्या? क्या एंगल चेंज करने पे डाटा चेंज हो सकता है क्या? क्या एंगल चेंज करने पे डाटा चेंज हो सकता है? सोचो सोचो, नहीं हो सकता भाई। एंगल चेंज करने पे अगर स्पीड ऑफ लाइट का डाटा चेंज हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। जो स्पीड ऑफ लाइट आपकी किसी एंगल, मान लो नॉर्मल पे भी अगर स्पीड ऑफ लाइट आपकी 3.0 इंटू 10 अरे 2.25 इंटू 10⁸ पर सेकंड है, 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो वो 45 डिग्री कर लो या 60 डिग्री कर लो, तब भी 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी वाटर में, विद रिस्पेक्ट टू एयर। अच्छा सर, तो हमने नो रिफ्लेक्शन कंडीशन भी तो पढ़ी थी कि जब मीडियम 90 डिग्री पे लाइट इंसिडेंट कराओगे तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट में फर्क पड़ता है। रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट में फर्क पड़ता है। वो रिफ्लेक्शन इतना नॉर्मल होता है कि उसे इग्नोर कर दिया जाता है, उसे नो रिफ्लेक्शन की कंडीशन में डाल दिया जाता है। आई बात समझ में? तो यहां पे ध्यान से देखो, तो एंगल चेंज करने के साथ कभी भी स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होगी। मीन्स दैट कि आप एंगल कितना भी चेंज कर लो, VA VW का रेशियो हर टाइम क्या आएगा? एवरी टाइम क्या आएगा? सेम आएगा। एवरी टाइम क्या आएगा? सेम। अब एवरी टाइम सेम आ रहा है, मतलब ये कि अब ये लिख लिया होगा ना, लिख लो पहले बेटा ध्यान से, ये लिख लो ध्यान से। चल, अब इसका वैल्यू सेम आने का मतलब क्या है? देखो, इसकी वैल्यू सेम आने का मतलब क्या है? देखो, इसकी वैल्यू सेम आने का मतलब ये है कि जो हम लिख रहे n बराबर, वैक्यूम में कितनी है? वैक्यूम हो या एयर कह दो आप इसे, या VW। अभी देखो C/W हमने लिखा, C की जगह यहाँ क्या आ गया? एयर, और VM की जगह क्या आ गया? VW रख दिया मैंने। मतलब जो वैल्यू ये रेशियो निकल रही है, ये चाहे ऑब्जर्वेशन N1 के लिए, चाहे ये ऑब्जर्वेशन फर्स्ट के लिए लूं मैं, चाहे ऑब्जर्वेशन 2 के लिए निकालूं, बराबर VA/VW। ठीक है,
चाहे ऑब्जर्वेशन 1 के लिए निकालो चाहे ऑब्जर्वेशन 2 के लिए निकालो, ये जो आपको आ रहा है, मान लीजिए ऑब्जर्वेशन 1 में हम ऑब्जर्वेशन इसे NX ले लेते हैं, इसे NY ले लेते हैं, ताकि आपको अलग अलग समझ में आए। तो दोनों के ऑब्जर्वेशन में हमने एक चीज नोटिस करी कि NX बराबर क्या हो रहा है, NY। NX बराबर क्या हो रहा है बेटा, NY। NX बराबर क्या आ रहा है, NY। मतलब ऑब्जर्वेशन में अगर आप एंगल चेंज करो स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं हो रही है, मीडियम सेम है तो स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो कभी चेंज नहीं हो रहा है। तो मतलब यहां से जो कंपेयर हमारा एक बार निकल जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो वैल्यू उस मीडियम के लिए हमेशा क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। वो वैल्यू उस मीडियम के लिए क्या हो जाती है, कांस्टेंट। अच्छा, तो यहां पे देखो ध्यान से, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट does not depend on एंगल। ये एंगल पे डिपेंड नहीं होते, एंगल कोई सा भी डाल दो, does not depend on एंगल, it depend on मीडियम। मतलब यहां पे अगर मैंने दोनों में एयर और वाटर लिया है तो रेशियो दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। बताओ, वी ए रखोगे 3.0 इंटू 2 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, VW रखोगे 3.0 VW रखोगे 2.25 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब 10 के पावर 8 तो हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 3.0 अपॉन में 2.25। जो रेशियो यहाँ आएगा वही यहाँ भी तो आएगा, 3.0 अपॉन में 2.25। दोनों के लिए वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। मतलब रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट कभी भी डिपेंड नहीं करती है कि ये एंगल कौन सा एंगल से इसमें लाइट इंसिडेंट करा रही है, ये डिपेंड करती है मीडियम कौन सा है। अगर आपने ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन मीडियम चेंज कर दी तो स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो आएगी वैल्यू, मतलब जो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट आएगी वो चेंज हो जाएगी। वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। मतलब n की वैल्यू भी इनके लिए क्या हो गई, कांस्टेंट। सिंगल मीडियम के लिए n की वैल्यू भी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। किसी भी सिंगल मीडियम के लिए n की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। अब सिंगल मीडियम मतलब चाहे आप एयर वाटर ले लो, चाहे एयर ग्लास ले लो, चाहे ग्लास वाटर ले लो, चाहे ग्लास डायमंड ले लो, चाहे ग्लास कैरोसिन ले लो, चाहे कैरोसिन डायमंड ले लो, कोई भी मीडियम ले लो, अगर ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन मीडियम चेंज नहीं करते हो तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट कभी भी चेंज नहीं होगी। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बार बार वही आएगी जब तक आप मीडियम को चेंज नहीं करते या आपकी ऑब्जर्वेशन को चेंज नहीं करते। ऑब्जर्वेशन को चेंज करना मतलब कि अगर लाइट आपकी एयर से वाटर में जा रही है या आपकी लाइट ग्लास से वाटर में जा रही है, अपने वाटर से ग्लास में जब तक उल्टा ना कर दो तब तक वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर सारी चीजें एक जैसी है कि लाइट बार बार आपकी वाटर से, मैं दूसरा मीडियम ले लेता हूं, वाटर से ग्लास, वाटर से ग्लास, वाटर से ग्लास, तीनों मीडियम में अलग अलग एंगल से जा रही है, तो ना साइन आई अपन में साइन आर चेंज होगा, ना ही रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी। जब दो क्वांटिटी हमें ऐसी मिली जो चेंज नहीं हो रही है, अगर मीडियम को कांस्टेंट रखा जाए, तो हमने क्या बोला, तब हमने क्या बोला, ड्यूरिंग ऑल ऑब्जर्वेशन हमने क्या बोला कि यहां पे जो आपका ये, ठीक है, सब लिख लिया होगा। चलो देखो तो बाय एबव ऑब्जर्वेशन हमने क्या बोल दिया, क्या बोला कि साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर एन, जहां से बोला गया कांस्टेंट को क्या बताया गया, एन। क्यों, क्योंकि ना ये भाई सब चेंज हो रहे, जिस कंडीशन के लिए ये चेंज नहीं हो रहा उसी कंडीशन के लिए ये भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये दोनों डाटा आपस में क्या होंगे, बराबर। एन की वैल्यू भी कभी चेंज नहीं होगी, मीडियम सेम रख दो, तो ये भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, मीडियम सेम रख दो, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल। तो यहां से फिर बोला जाता साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। समझ में आई बात। जो आपकी बुक में फटाक से अगले लाइन में ये लिख दिया जाता है, उसके पीछे ये सारी ऑब्जर्वेशन होती है। क्लियर हुई बात। अच्छा, अब बात आती है इसके न्यूमेरिकल को लिखने, इसके फॉर्मूले को लिखने की बारी। किसके फॉर्मूले को, इस भाई साहब के फॉर्मूले को लिखा कैसे जाता है।
पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करो तो पहला टाइप आता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of any medium refractive index of any medium with respect to refractive index of any medium with respect to air क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट। मतलब कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वो एयर के रिस्पेक्ट में निकाली जा रही है तो वो क्या कहलाएगी? एब्सोल्यूट। वो क्या कहलाएगी? एब्सोल्यूट। क्या कहलाएगी? एब्सोल्यूट। क्या कहलाएगी? एब्सोल्यूट। ठीक है। सेकंड, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी मैं इसका डायग्राम बना के भी आपको समझाऊंगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा क्या है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो ये क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of any medium with respect to other medium में एयर नहीं होना चाहिए, अदर मीडियम। यहां पे याद रखना एयर नॉट प्रेजेंट, एयर ना हो, उसके अलावा कोई और मीडियम हो, उसका कंपैरिजन एयर के साथ ना हो कि किसी और मीडियम के साथ हो रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हुई बात? प्रिंट आउट कर लो फटाफट। कर लिया? चल अब ये समझते सर क्या भला आपने बता दी। एक तो अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कंफ्यूज थे, छोटी छोटी चीजें हमें धीरे धीरे समझ में आ रही थी ये क्या हो रहा है। अब आपने लेके आ गए टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक से तो बला नहीं छूटी, दो और लेके आ गए। बेटा है दोनों एक ही, लिखने का तरीका समझ जाओ, दोनों एक ही चीज है। बस आपको ये याद रखना है कि अगर मीडियम में एयर आया है, जिससे आपसे पूछ लिया जाए फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विद रिस्पेक्ट टू एयर, find the refractive index of water with respect to air, find the refractive index of diamond with respect to air, find the refractive index of crown glass with respect to air। बार बार अगर with respect to air की बात करें that is called absolute। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? चल डायग्राम बना के समझ लेते हैं। देखो यहीं से मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखना भी बताऊंगा, देखो ये हमारी लाइट आई एकदम चमकती हुई, एकदम शाइनिंग करते हुए, एकदम तेजी से आ रही दौड़ते हुए एयर में। मैं तो आज चीर फाड़ दूंगी मीडियम को। अब देखो यहाँ आई, मीडियम बोला अच्छा चल इधर जा, भगा दिया उसे, जा ऐसे रही थी ऐसे कर दिया। अच्छा आई और ये आर बना दिया हमने, ये रहा वाटर हमारा। सर बार बार एयर वाटर क्यों ले रहे हो? लो भैया हमने ग्लास ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, दिक्कत ठीक है। अच्छा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो एन, ग्लास का मान लो एन जी, ठीक है। अच्छा याद रखना ये बहुत जगह पे आपने टीचरों को देखा होगा म्यू शो करते हुए, म्यू ए म्यू डब्ल्यू, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी, ये यूज करते। बेटा ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल सही है, दोनों सिंबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, जिसमें आप कंफर्ट हो जाओ वो सिंबल आप यूज कर सकते हो। अच्छा यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास।
अलग अलग। ये है एक, मैं चाहता हूँ यहाँ लिख दूँ, अरे यार कंफ्यूज हो जाओगे तुम, बोलो सर इस तरफ ही क्यों लिखा है। लो VA, लो VG, चलो यहाँ आ जाओ। अच्छा सर यहाँ देखो, ये लाइट आई, ये लाइट गई, है ऐसा डॉटेड बनाओ, दिख नहीं रहा है हमें। लो भैया, ठीक है, ये एंगल आई, ये एंगल आर, ये मान लेते हैं डायमंड है। लो है सर डायमंड, बहुत महंगा है ये तो। क्या क्या नाम ले रहे हो सर, लाइट डायमंड में चला दी, बिल्कुल चलाएंगे। देखो डायमंड का मान लो ND, अब ये मान लो डायमंड ग्लास से में जा रहा है, ग्लास नॉर्मल। सर डायमंड ग्लास तो एक ही होता है ना, चमाट मारूंगा ना, डायमंड ग्लास एक ही होता है, चमकता वो भी चमकता ये भी है, लेकिन डायमंड आपका अलग है, ग्लास आपका अलग है। सबसे हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा डायमंड की होती है, और ग्लास की उससे कम होती है, कम क्या बहुत ज्यादा कम होती है। देखो अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड VD, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास V। अरे वाटर निकल ही नहीं रहा दिमाग से, चलो VG, क्लियर हुई बात। अच्छा लाइट आई, लाइट गई, ये दोनों चीजें मैंने लिख दी। अब मुझे बता दो मुझे कि इन दोनों डायग्राम में से सर रिलेक्टिव कौन सा, रिफ्रैक्टिव कौन सा, बच्चों बताओ फटाफट। मैंने यहां पूछा आपसे फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक क्वेश्चन भी कर ही देता हूं यहां पे, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, RI का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ जाना, ऑफ वाटर with respect to with respect to with respect to air। अच्छा यहां पे मैंने लिखा फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, फाइंड अच्छा यहां भी ग्लास लिया है क्या, ओ यहां भी ले लेते हैं ग्लास। तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो सर ने गलती कर दी, तो मजे लेंगे। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड, विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड। अब ध्यान से देखो, कुछ देर पहले मैंने क्या बताया कि जब भी आपसे पूछे फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहां देखो ध्यान से, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो जब भी विथ रिस्पेक्ट टू एयर बोला जाए तो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एब्सोल्यूट। कौन सा होता है, एब्सोल्यूट। तो ये कौन सा है, एब्सोल्यूट। कौन सा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हुई बात, शॉर्टकट जैसे व्हाट्सएप में चलाते हो शॉर्टकट, बिकॉज BCZ एकदम शॉर्टकट की दुनिया व्हाट्सएप। तो इसी तरह यहाँ पे शॉर्टकट मत लगाओ, यहाँ पे बार बार बड़ा ना हो, बार बार लिखना ना पड़े, बस आपको RI समझ में आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं। अच्छा सर ये क्या है, याद करो, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम नॉट प्रेजेंट इन एयर, नॉट प्रेजेंट ऑफ एनी मीडियम एयर, एयर प्रेजेंट नहीं है मीडियम में, एयर प्रेजेंट नहीं है। देखो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, मतलब ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम निकला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव। क्या कहलाएगा, रिलेटिव। क्या कहलाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हुई बात। अच्छा सर अब इसमें फॉर्मूला कैसे लिखे, मेन तो फॉर्मूला आता है, लिखे कैसे, हमें समझ ही नहीं आता सर, लिख जाते हैं N2/N1 बराबर Ng/, देखो इसको लिखने का क्या तरीका है, लिखने का तरीका क्या है, देखो सिंपल से पहले नोट लिख लो, दो पॉइंट लिख लो, शुद्ध हिंदी में लिखवा रहा हूं, शुद्ध हिंदी में लिखना है। याद रखना लाइट, लाइट जिस मीडियम में जाती है, लाइट जिस मीडियम में, जिस मीडियम में जाती है, लाइट जिस मीडियम में जाती है उसका, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा, हमेशा रेशियो में, रेशियो में ऊपर लिया जाता है, ऊपर लिया जाता
है। क्लियर हुई बात? हमेशा रेशियो में ऊपर लिया जाता है, ठीक है। सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, छी 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 टाइगर, ये गलतियां हो रही है। स्पीड ऑफ लाइट हमेशा हमेशा अपोजिट लिखा जाता है, अपोजिट लिखा जाता है। किसके लिखा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। आई बात समझ में? ये दोनों पॉइंट लिखो, मैं समझा रहा हूं कैसे। लिखो, क्या लिख लिया? डायग्राम भी बना लिया। डायग्राम बना लेना और देखते रहना जब मैं बोलूं तो। चलो मैं मिटा नहीं रहा हूं ताकि आपके सामने ही डायग्राम रहे, मैं ये लाइन मिटा रहा हूं। लिख लिया? चलो पॉज करके छाप लो। चलो देखो, अब यहां पे अगर हम बात करें, अब यहां पे बात करें, क्या बोला मैंने कि लाइट जिस मीडियम में जाती है। अब यहां पहले वाले के पास आओ, लाइट किस मीडियम में जा रही है? लाइट किस मीडियम में जा रही है बताओ मुझे। लाइट जा रही है ग्लास में। लाइट किधर जा रही है? ग्लास में। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ऊपर लिखोगे। और लाइट किस मीडियम से आई है? अब वो जो बचा है वो लिख दो, एयर से तो Na नीचे। अच्छा, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट हमेशा अपोजिट लिखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो Ng जहां पे आया है उसके सामने Va आएगा और Na के सामने Vg आएगा, हमेशा अपोजिट। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? अच्छा, तो यहां से अब आपका आएगा साइन आई और साइन आर के रिस्पेक्ट में। अभी नहीं लिखना, बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर बाद थोड़ा सा पेशेंस रखो, उसके फिर रिस्पेक्ट में बताएंगे। यहां देख लो, लाइट किस मीडियम में जा रही है? ग्लास। अच्छा, आई कहां से? डायमंड से। लाइट कौन से मीडियम में? अच्छा, ग्लास के सामने अपोजिट स्पीड ऑफ लाइट आएगी, तो Ng के सामने Vd और Vd के सामने Vg। Nd के सामने Ng के सामने Vd, तो Nd के सामने Vg। ये आ गया आपका लिखने का तरीका। रेशियो को इस तरीके से लिखना है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए वो हमेशा ऊपर होगा। ये भी एक तरीका है, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए उसका रेशियो हमेशा ऊपर लिखना है। ये याद रख लो। यहां पे एक ब्रैकेट बनाकर लिख दे रहा हूं मैं, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए उसे हमेशा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ऊपर आएगा। क्लियर हुई बात? हमेशा ऊपर आएगा। समझ में आई बात? चलो आगे। अच्छा सर, साइन आई और साइन आर से भी बता दो इसे, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, देखो लिख लिया होगा। ये मिटा रहा हूं थोड़ा सा। देखो, साइन आई और साइन आर। अब समझ लो ये भी नहीं आया आपको समझ में, क्या करो, कॉर्नर में, एक कॉर्नर में लिखो साइन आई। ये तो आता ही है, साइन आई अपॉन में साइन आर लिखना आता है। लिख दिया, लिख दिया सर हमने। अरे हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। ठीक है, लो भाई यहां भी लिख दो साइन आई अपॉन साइन आर। ये रहा साइन, ये रहा साइन आर। अच्छा, दोनों लिख दिया। लिख दिया तो अच्छी बात है। अब याद रखना, आई के अपोजिट वाला मीडियम इसके सामने लेंगे। आई के अपोजिट वाला मीडियम, आई के अपोजिट, आई ये रहा, इसका अपोजिट कौन है? Ng अपॉन में Na। आई के अपोजिट कौन है? Ng अपॉन में Nd अपॉन में Na। अच्छा, समझ में आई बात? आप Ng के सामने क्या लोगे? Va और Na के सामने क्या लोगे? Vg। यहां क्या लोगे? Vd। यहां क्या लोगे? Vg। लो भैया, फॉर्मूला बन गया आपका। आ गया लिखने का तरीका समझ में? आ गया लिखने का तरीका समझ में? ऐसे ही आपको फॉर्मूले का रेशियो लिखना है। आई बात समझ में? क्लियर हुई बात? चले, आई होप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। समझ में आई बात? ऐसे फॉर्मूले को लिखना है। ठीक है, तो
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम देखो क्या देखेंगे, कल के लिए मैं बता रहा हूं, कल मैं आपको इसके कुछ एक लॉ है, मतलब प्रूफ करने के लिए वो उससे स्टार्ट करेंगे। फिर हम फॉर्मूले को न्यूमेरिकल में पुट करना देखेंगे, न्यूमेरिकल कैसे इसे सॉल्व करना है, इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं बोर्ड में, और लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के साथ इसका क्या रिलेशन होता है, बेंडिंग कैसे होती है। तो कल का वीडियो हो सकता है, इसका अगला जो वीडियो है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाए, तो वहां पे आप पेशेंस बना के रखिए। जब तक ये वीडियो से आप क्या करिए, थ्योरी बनाइए और फॉर्मूले को लिखना सीखिए, बार बार लिखना सीखिए अगले वीडियो में, ताकि आपको इससे फायदा क्या मिलेगा कि जब हम रेशियो लिखेंगे और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर होगा। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।